हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग चयन सीरीज के अंतर्गत आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग 3 फरवरी 2019 को कंडक्ट कराए गए आरपीएफ कांस्टेबल के प्रश्न को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, इसके पहले वाली क्लास में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के 2 फरवरी 2019 को प्रथम शिफ्ट में कंडक्ट कराए गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो फ्रेंड, अभी तक आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उस क्लास का आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से जाके आप जरूर देखिए। फ्रेंड, इस चयन सीरीज के अंतर्गत जो भी आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराए जा रहे हैं, ये आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। फ्रेंड, इस सीरीज के अंतर्गत हम आरपीएफ कांस्टेबल में जितने प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं सबको हम कराएंगे। तो फ्रेंड, इस तरह की क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। हमारे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है। और इसमें पहला ऑप्शन में दे रहा है परम्बिकुलम, दूसरा ऑप्शन दे रहा है बादीपुर में, तीसरा कह रहा है मुदुईमलाई में, और चौथे में दे रहा है कि पेरियार में। तो फ्रेंड, पहले का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर हमारा ऑप्शन पेरियार में स्थित है। फ्रेंड, पेरियार बाघ अभ्यारण्य में हमारा काले चीते और हाथी पाए जाते हैं और ये कल्पक्कम जिले में स्थित है। फ्रेंड, अगर मुदुईमलाई अभ्यारण्य की बात करें तो ये जो है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे भी याद रखेंगे, पूछा जाता है कि किस राज्य में से संबंधित है। तो फ्रेंड, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। बादीपुर बाघ अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है, याद रखेंगे इसे भी, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है। पहले ऑप्शन में दे रहा है बल है, दूसरा गति, तीसरे ऑप्शन दे रहा है प्रयास और चौथे में दे रहा है भार। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा प्रयास। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है कि कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था। पहला ऑप्शन दे रहा है कि डफरिन के शासनकाल में, दूसरे ऑप्शन दे रहा है रिपन के शासनकाल में, तीसरे ऑप्शन दे रहा है मेयो के शासनकाल में, और चौथे में दे रहा है कि लीटन के शासनकाल में। तो फ्रेंड, कारखाना अधिनियम जो है हमारा ये आपके लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित किया गया था। दूसरा नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। और ये जो अधिनियम था कारखाना, इसके तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में प्रतिबंधित किया गया था, यानी उन्हें कारखाने में कार्य पर नहीं लगाया जा सकता था। और फ्रेंड, लॉर्ड मेयो के शासनकाल की बात करें तो लॉर्ड मेयो का जो शासनकाल है हमारा ये 1869 से लेके आपका 1872 तक है। और फ्रेंड, ये ऐसे गवर्नर हैं लॉर्ड मेयो जिनकी हत्या इनके शासन काल या कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। फ्रेंड, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए स्थानीय स्वशासन का संबंध किससे है तो ये भी जो है लॉर्ड रिपन से है। स्थानीय स्वशासन, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन का संबंध जो है आपका रिपन से ही संबंधित है। तो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। पहले ऑप्शन में दे रहा है 1986, दूसरे ऑप्शन में दे रहा है आपका 2000 में, तीसरे ऑप्शन दे रहा है 1996 में,
और चौथे ऑप्शन दे रहा है 1984 में। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना जो हुई थी आपका 1984 के अंतर्गत हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पूछा जा रहा है कि मसाई जातियां निम्नलिखित में से किस देश से हैं? पहला सऊदी अरब से, दूसरा पेरू से, तीसरा मैक्सिको से, चौथा केन्या से। तो फ्रेंड मसाई जातियां का संबंध जो है आपका ये केन्या से है। चौथा हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन केन्या। केन्या जो है आपका ये पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत आता है। फ्रेंड कुछ और महत्वपूर्ण हम जनजातियों के बारे में चर्चा करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें आपका एक एनु है। एनु जनजाति जो है आपकी ये जापान से संबंध रखती है, याद रखेंगे। जापान में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम एनु है। एक और जनजाति है बूसमैन, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बूसमैन जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो बूसमैन जनजाति का संबंध जो है आपका कालाहारी से है। कालाहारी। फ्रेंड अगर हम माओरी जनजाति की बात करें, माओरी जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो फ्रेंड माओरी जनजाति का संबंध जो है न्यूजीलैंड से है। न्यूजीलैंड से। सेमांग जनजाति कहाँ से संबंधित है? सेमांग। तो सेमांग का जो संबंध है हमारा ये आपका मलेशिया से। मलेशिया, याद रखेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी जनजातियां थी जिससे प्रश्न बन सकते हैं आपको आगामी कांस्टेबल 2024 में। आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन में दे रहा है लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, दूसरे ऑप्शन दे रहा है लॉर्ड लीटन को, तीसरे में दे रहा है चार्ल्स मेडकॉफ को और चौथा दे रहा है चार्ल्स वुड को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा तीसरा ऑप्शन चार्ल्स मेडकॉफ को। फ्रेंड ये जो भारतीय प्रेस है ये मुक्तिदाता के रूप में मेडकॉफ को माना जाता है, लेकिन कभी प्रश्न में ये आ जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, तब ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन ने ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। उन्होंने भारतीय जो पत्र थे, जो पत्रिकाएं थे, उनको प्रकाशन में इन्होंने रोक लगा दिया था। तो ये जो है आपका लॉर्ड लीटन के द्वारा किया गया था। वहीं पूछा जाए कि भारतीय प्रेस को किसने मुक्त कर दिया इन सब चीज़ों से, तो ये आपका चार्ल्स मेडकॉफ सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पूछा जा रहा है कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? पहला महाराष्ट्र में, दूसरा ऑप्शन दे रहा है झारखंड में, तीसरे ऑप्शन में कह रहा है उड़ीसा में और चौथे ऑप्शन में कह रहा है आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन उड़ीसा राज्य में हमारा राउरकेला स्टील प्लांट स्थित है। फ्रेंड राउरकेला स्टील प्लांट जो है आपका ये आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाया गया था। याद रखेंगे इसे भी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसमें उद्योग को बढ़ावा दिया गया था योजना। फ्रेंड अगर सहयोग की बात करें कि किस देश के सहयोग से ये लगाया गया था, तो सहयोग में इस जर्मनी का सहयोग था। ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पूछा जा रहा है कि सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पहला क्रिकेट से, दूसरा कबड्डी से, तीसरा दे रहा है ऑप्शन आपका मुक्केबाजी से और चौथे में कह रहा है वॉलीबॉल से। तो सर्विस शब्द जो है आपका वॉलीबॉल से संबंधित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका फ्रेंड
वॉलीबॉल में अगर खिलाड़ियों की बात करें कि कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो ये जो होती हैं आपकी 6 होती हैं। और फ्रेंड क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या की चर्चा करें तो इनकी संख्या 11 होती है। और फ्रेंड कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या की चर्चा करें तो इनकी संख्या 7 होती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पूछा जा रहा है कि हिमालय फ्रंटर फॉल्ट शिवालिक को से अलग करता है। पहला लघु हिमालय अलग करता है, दूसरे ऑप्शन दे रहा है मध्य हिमालय, तीसरे ऑप्शन दे रहा है महान हिमालय, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि भारत का महान मैदान। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये चौथा ऑप्शन बनेगा, भारत का महान मैदान। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पूछा जा रहा है कि ठोस कोण की इकाई क्या है। पहला कोण है, दूसरे ऑप्शन दे रहा है डिग्री है, तीसरे ऑप्शन दे रहा है स्टेरेडियन है, और चौथे में दे रहा है एंडियन है। तो फ्रेंड ठोस कोण की इकाई जो है आपकी स्टेरेडियन है, ये आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या है? स्टेरेडियन। इसे यस आर से भी दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर किसने लिखा और प्रकाशित किया। पहला जयप्रकाश नारायण के द्वारा, दूसरे ऑप्शन दे रहा महात्मा गांधी के द्वारा, तीसरे ऑप्शन दे रहा एनी बेसेंट के द्वारा, और चौथे ऑप्शन दे रहा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। फ्रेंड महात्मा गांधी के द्वारा इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक जिसे हिंद स्वराज इनसे संबंधित है, याद रखेंगे हिंद स्वराज। हिंद स्वराज का संबंध किससे है तो आपका महात्मा गांधी से है। और एनी बेसेंट की एक पत्रिका थी जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसे भी याद रखेंगे न्यू इंडिया। न्यू इंडिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में पहले स्थान पे था। पहले ऑप्शन में दे रहा है फिनलैंड, दूसरा नॉर्वे, तीसरा डेनमार्क, और चौथा दे रहा है आपका आइसलैंड। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फिनलैंड जो है आपका 2018 में पहले स्थान पर था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार। अगर फ्रेंड वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में भी आपका फिनलैंड ही पहले स्थान पे है। 2024 में भी अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात की जाए तो आपका फिनलैंड में है। और अंतिम अगर बात करें कि अंतिम स्थान किसका है, अंतिम स्थान पे कौन है, तो ये आपका अफगानिस्तान है। याद रखें कौन है, अफगानिस्तान। तो फ्रेंड आपको प्रीवियस ईयर पढ़ने से ये आपको पता चल रहा है कि फ्रेंड जो प्रकृति है आपके प्रश्नों की वो कैसी है, और अगर करंट से प्रश्न पूछे जाएंगे तो कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रीवियस ईयर पढ़ने से आपको एक ये फायदा मिलेगा कि अगर कभी रिपीट होते हैं प्रश्न तो आपको सीधे आपके प्रीवियस ईयर से मिल जाएंगे, नहीं तो फिर आपको इसकी प्रकृति के बारे में भी पता चलेगा कि किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड अगर इसके जारीकर्ता की बात करें, एक प्रश्न इससे और बन सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो फ्रेंड याद रखेंगे आप, ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एरिन किसे कहते हैं। पहला सुगंधित हाइड्रोकार्बन को,
दूसरे ऑप्शन दे रहा है एल्काइन को, तीसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और चौथे ऑप्शन में दे रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सुगंधित हाइड्रोकार्बन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 पे चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। पहले ऑप्शन दे रहा है 9 है, दूसरे ऑप्शन में 12, तीसरे में दे रहा है 8 और चौथे में दे रहा है आपके 10। तो फ्रेंड 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन 12। फ्रेंड वर्तमान में अगर हम अनुच्छेद की बात करें कि कुल कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, तो ये आपके लगभग 452 है। और फ्रेंड अनुसूची की संख्या की बात करें कि अनुसूचियां कितनी हैं, तो अभी आप पढ़े हैं कि अनुसूचियां जो हैं आपकी ये 12 हैं। भाग की बात करें कुल कितने भाग हैं आपके वर्तमान में, तो भाग की संख्या जो है आपकी 25 है। फ्रेंड एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तब अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी। जब संविधान लागू हुआ, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान जब लागू हुआ जब संविधान हमारा लागू हुआ तब कितना था। तो फ्रेंड तब अनुच्छेद जो थे हमारे ये आपके 395 थे। अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अगर भाग की बात करें जब संविधान लागू हुआ तो कितना था, तब 22 भाग था। तो फ्रेंड याद रखेंगे वर्तमान में 452 अनुच्छेद, अनुसूचियों की संख्या 12 वर्तमान में और भाग जो है आपके 25 हैं। और संविधान जब लागू हुआ तब 395 अनुच्छेद था, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पूछा जा रहा है कि मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है। पहला उल्का पिंड है, दूसरा क्षुद्र ग्रह है, तीसरा धूमकेतु है, चौथा उपग्रह है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन क्षुद्र ग्रह है। ये फ्रेंड क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये छोटे छोटे चट्टानों पिंडों के धूल कण होते हैं जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। अगर सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह की बात करें तो ये सेरेस है आपका, याद रखें क्या है, सेरेस। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16 पे चर्चा करते हैं। पूछा जाए कि भारत का संविधान भारत को के रूप में वर्णित है। पहला अर्धसंघीय रूप में, दूसरे ऑप्शन दे रहा साम्यवादी, तीसरा राज्यों का एक संघ और चौथा जो है आपका संघीय। तो फ्रेंड 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का संविधान जो है राज्यों का एक संघ है। फ्रेंड भारत के संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल फर्स्ट में बताया गया आपको आर्टिकल 1 में कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये बताया गया है आपको आर्टिकल 1 में। तो याद रखेंगे भारत राज्यों का क्या है, संघ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे चर्चा करते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के तहत एक खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितना रुपये इनाम के तौर पर दिया जाता है। पहला 2 लाख, दूसरे ऑप्शन दे रहा है 1 करोड़, तीसरे में दे रहा है 7.5 लाख और चौथे में दे रहा है आपका 1.5 लाख। तो फ्रेंड 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.5 लाख। तो फ्रेंड 2020 में जो था इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन फ्रेंड मोदी के द्वारा इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया
और इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो फ्रेंड, जब से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, तब से इसकी राशि भी बढ़ा दी गई है। वर्तमान में जो है इसके अंतर्गत अब 25 लाख रुपया दिया जाता है। याद रखेंगे, अब 25 लाख रुपया दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है। पहले ऑप्शन में दे रहा है आपका न्यूनतम बिक्री मूल्य कहलाता है, दूसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य, तीसरा अधिकतम बिक्री मूल्य और चौथे ऑप्शन दे रहा है अधिकतम समर्थन मूल्य। तो फ्रेंड, इसी समर्थन मूल्य को लेके आपका किसान आंदोलन हुआ था। तो फ्रेंड, ये जो है सरकार द्वारा जो किसानों को जो फसलों का जो पूर्व घोषित मूल्य किया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से जानते हैं। फ्रेंड, इसे ही हम एमएसपी के नाम से भी जानते हैं। एमएसपी शब्द बहुत चर्चा में रहा किसान आंदोलन के द्वारा, तो इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। तो सरकार के द्वारा कुल 22 प्रकार के फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, जिसमें 14 जो है आपकी खरीफ की फसलें होती हैं, खरीफ की फसल होती हैं, और आपकी 6 रबी की फसल होती है, रबी, और 2 जो होती हैं ये अन्य व्यावसायिक फसलें होती हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 19 पे चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है कि तवा नदी जो नदी की सहायक नदी है तवा जलाशय पर स्थित है। पहला कृष्णा, दूसरा ताप्ती, तीसरा नर्मदा, चौथा गोदावरी। फ्रेंड, 19 का जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा तीसरा नंबर ऑप्शन नर्मदा। तवा नदी जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है और ये तवा जलाशय पर स्थित है। फ्रेंड, नर्मदा के अगर उद्गम स्थान की चर्चा करें तो इसका उद्गम स्थान जो है अमरकंटक में स्थित है, और नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां हैं जो वरंश घाटी में बहती हैं और ये अरब सागर में गिरती हैं। तो फ्रेंड, कभी कभी पूछता है कि नर्मदा नदी जो है कहाँ गिरती है, तो याद रखेंगे ये अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और ये अमरकंटक से निकलती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उसके कार्य भिन्न है। पहले ऑप्शन दे रहा है अविकसित जीवाश्म, दूसरे में दे रहा है सजे हुए जीवाश्म, दूसरा कह रहा है विषम समस्थानिक जीवाश्म और चौथा कह रहा है समान जीवाश्म। तो फ्रेंड, 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विषम समस्थानिक जीवाश्म। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 21 पे चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ। पहला मैंगलोर समझौता, दूसरे में दे रहा है मैसूर समझौता, तीसरे ऑप्शन में दे रहा है मद्रास समझौता और चौथे में दे रहा है सालबाई के ज्ञापन के द्वारा। तो फ्रेंड, 21 का जो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा पहला ऑप्शन मैंगलोर समझौता के तहत जो है हमारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समझौता हुआ था। फ्रेंड, अगर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें कि कब हुआ था आपका, तो द्वितीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था ये आपका 1780 से लेकर 1784 के बीच हुआ था। और इसमें जो था मैसूर साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 22 पे चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है कि संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। पहला
1992, दूसरे में दे रहा है 1993 में, तीसरे ऑप्शन में दे रहा है 1990 और चौथे ऑप्शन में दे रहा है 1994। तो फ्रेंड 22 का जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका 1993 में आपका संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। पूछा जा रहा है कि कुक जल डमरू मठ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पहला रूस में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा ईरान में और चौथा न्यूजीलैंड में। तो फ्रेंड 23 का जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा आपका ये चौथा ऑप्शन, ये न्यूजीलैंड देश में स्थित है। फ्रेंड ये जो कुक स्टेट है आपका ये न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को अलग करता है। फ्रेंड एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपको कि पाक जल डमरू मठ, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसको किसको अलग करता है। तो फ्रेंड याद रखेंगे ये जो है आपका भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है, श्रीलंका से। याद रखेंगे पाक जलडमरू मध्य को भारत को श्रीलंका से अलग पाक जलडमरू मध्य करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? पहला 44वां संविधान संशोधन, दूसरे में दे रहा है 42वां संविधान संशोधन, तीसरे में दे रहा है 69वां संविधान संशोधन और चौथे में दे रहा है 61वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर आपकी 18 वर्ष कर दी गई। फ्रेंड 44वें संविधान संशोधन की चर्चा करें तो इसमें संपत्ति के अधिकार को आपके मूल अधिकार से हटाकर इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया था और ये जो था मोरारजी देसाई के सरकार में ऐसा किया गया। और फ्रेंड 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत के संविधान में बहुत से संशोधन हुए, इसके कारण इसे भारत का लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। और 69 नंबर संविधान संशोधन की चर्चा करें तो इसमें ये दिल्ली राज्य से संबंधित है। इसमें दिल्ली राज्य को विशेष दर्जा यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग से लिया गया है। पहला भारत सरकार अधिनियम 1919 से, दूसरे ऑप्शन दे रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, तीसरे में दे रहा है भारत सरकार अधिनियम 1958 से और चौथे में दे रहा है भारत सरकार अधिनियम 1909 से। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935 से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। पूछा जा रहा है कि द्वितीय गोल मेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? पहला 1935, दूसरा 1939 में, तीसरे ऑप्शन दे रहा है 1931 में और चौथे ऑप्शन दे रहा है 1929 में। तो फ्रेंड द्वितीय गोल सम्मेलन जो था 1931 में आयोजित किया गया था। और फ्रेंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से आपके गांधी जी ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अगर इसको डेट से चर्चा करें हम तो ये जो था 7 सितंबर 1931 से लेके ये आपके 1 दिसंबर 1931 तक चला था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस नोबल गैस उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर या अजनबी गैस कहा जाता है? पहला आर्गन, दूसरा जेनान, तीसरे ऑप्शन दे रहा है नियोन और चौथे में दे रहा है क्रिप्टान। तो फ्रेंड नोबल गैस के रूप में हम किसे जानते हैं? तो फ्रेंड 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जेनॉन के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 28 पर चर्चा करते हैं। भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? पहला राज्य सरकारें, दूसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तीसरे में दे रहा है केंद्र सरकार और चौथे में दे रहा है निर्वाचन। तो फ्रेंड 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन राज्य सरकारें का उल्लेख जो है भाग 6 में दिया गया है। फ्रेंड राज्य के नीति के सिद्धांत की चर्चा करें कि किस भाग में दिया गया है, तो फ्रेंड ये आपका भाग 4 में वर्णित है, भाग 4 में। और केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार ये आपका भाग 5 में वर्णित है। और निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये भाग 15 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। पूछा जा रहा है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन में दे रहा है आपके राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, दूसरा ऑप्शन में दे रहा है राष्ट्रीय अंधकार परीक्षण प्रयोगशाला, तीसरा दे रहा है प्राकृतिक डोप परीक्षण प्रयोगशाला और चौथा दे रहा है राष्ट्रीय डोपिंग परिवर्तन प्रयोगशाला। तो फ्रेंड 29 का जो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। पूछा जा रहा है कि कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथे में दे रहा है आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कलमकारी चित्रकला जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य से प्रारंभ हुई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। पूछा जा रहा है किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? पहले ऑप्शन दे रहा है 42वां संविधान संशोधन को, दूसरा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को और तीसरे में दे रहा है 24वां संविधान संशोधन 1971 और चौथे नंबर ऑप्शन में दे रहा है 86वां संविधान संशोधन 2022। तो फ्रेंड 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान के रूप में हम जानते हैं। फ्रेंड 42वां संविधान संशोधन के तहत ही प्रस्तावना में हमारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ये बहुत प्रश्न पूछता है कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। पूछा जा रहा है कि मई 2018 में संन्यास की घोषणा करने वाला दक्षिणी अफ्रीका क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? तो फ्रेंड उस समय का ये करंट का क्वेश्चन था। तो फ्रेंड इस तरह के प्रश्न आप अगर कोई खिलाड़ी जो होगा जो 2024-2023 में संन्यास लिया होगा तो फ्रेंड उसको आप देखते रहेंगे, आगामी एग्जाम में आपको पूछे जाने की संभावना है। पहला लुंगी नुगड़ी, दूसरा डेविड मिलर, तीसरा कासिगो रवाडा और चौथा एबी डिविलियर्स। तो फ्रेंड 32 का जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एबी डिविलियर्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती है वह कितनी होती है? पहला 30 मिनट की, दूसरे ऑप्शन दे रहा है 60 मिनट की, तीसरे ऑप्शन दे रहा है 3 घंटे की और चौथे ऑप्शन दे रहा है 90 मिनट की। तो फ्रेंड 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन 90 मिनट की होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 की चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? पहला अध्यक्ष, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरे ऑप्शन में दे रहा है उपराष्ट्रपति
और चौथा दे रहा है प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड 34 का जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा आपका चौथा ऑप्शन प्रधानमंत्री। फ्रेंड आर्टिकल आपके अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल या अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है कि सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु या मानव के रूप में गुरु कौन थे? पहला गुरु हर राय, दूसरा दे रहा है गुरु हरकिशन, तीसरा दे रहा है आपका गुरु हरगोविंद और चौथा दे रहा है गुरु गोविंद सिंह। तो फ्रेंड 35 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा चौथा ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह। तो फ्रेंड सिख के कुछ गुरु जो हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। गुरु नानक जो थे आपके ये सिख धर्म के पहले गुरु थे और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। एक मिनट रुकेंगे फ्रेंड। पहला गुरु नानक जो थे ये सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। फ्रेंड दूसरा गुरु अंगद हैं और फ्रेंड गुरु अंगद जो हैं आपके ये लंगर प्रथा की प्रारंभ किए थे। फ्रेंड अगर पूछा जाए कि लंगर प्रथा किसने चलाया था तो ये गुरु अंगद के द्वारा चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, गुरु अमरदास और चौथे नंबर पर थे गुरु रामदास और फ्रेंड इसके बाद गुरु अर्जन देव। फ्रेंड गुरु अर्जन देव ये 5वें गुरु थे और अर्जन देव को मुगल वंश का शासक जहांगीर ने मरवा दिया था। हरगोविंद, इसके बाद आते हैं गुरु हर राय, फिर आते हैं आपके गुरु हरकिशन और फिर आपके गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो थे ये 10वें गुरु थे आपके सिख धर्म के और इनको जो था ये जो तेग बहादुर थे ये आपके 9वें गुरु थे और इनको औरंगजेब ने मरवा दिया था। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या करा दी गई थी। और गुरु गोविंद ये जो थे ये अंतिम गुरु थे सिख धर्म के। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के रूप में जाना जाता है। पहला क्लोरोफार्बन, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोमीथेन, तीसरा एनिसोल, चौथा जो है फ्रेयान। तो फ्रेंड 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा फ्रेयान के नाम से हम जानते हैं। फ्रेंड क्लोरोफ्लोरो जो गैस है आपकी ये रेफ्रिजरेटर से निकलती है और फ्रेंड ये ओजोन परत को प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर का निर्माण करना है। पहला ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, दूसरा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तीसरा प्रधानमंत्री जनधन योजना और चौथा दे रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। तो फ्रेंड 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो था ये ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने से संबंधित था। और फ्रेंड इसे आपका 1995 में शुरू किया गया था। फ्रेंड PMGY योजना जो थी आपकी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये जो थी 2000 में शुरू की गई थी।
और फ्रेंड इसका उद्देश्य जो था प्राथमिक स्तर पे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युत, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना था। और प्रधानमंत्री जन धन योजना की चर्चा करें तो ये जीरो बैलेंस पे हर घर में बैंक में खाता खोलने से संबंधित था और इसे 2014 में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 38 पे चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? पहला मोरिस, दूसरा रत्नावली, तीसरा मालविका अग्निमित्रम और चौथा दे रहा है देवी नगर पुत्र। तो फ्रेंड 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा मालविका अग्निमित्रम जो था आपका कालिदास द्वारा लिखा गया नाटक था। आगे बढ़ते हैं 39 की तरफ। 39 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? पहला दक्षिण कोरिया को, दूसरा चीन को, तीसरा ताइवान को और चौथे ऑप्शन दे रहा है जापान को। तो फ्रेंड 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ताइवान को हम फार्मोसा के नाम से जानते थे। फ्रेंड जापान को हम किस नाम से जानते हैं? निप्पन के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, जापान को हम किस नाम से जानते हैं? निप्पन। और ये जो निप्पन शब्द है ये उगते हुए सूरज की भूमि से संबंधित है। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि भारत का संविधान, पहले नंबर ऑप्शन दे रहा है पवित्र दस्तावेज है, सचित्र दस्तावेज है, दूसरा सबसे लंबा लिखित संविधान है, तीसरे में दे रहा है मुद्रित दस्तावेज है और चौथे में दे रहा है लिखित संविधान है। तो फ्रेंड भारत का संविधान जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है, दूसरा करेक्ट हमारा हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। फ्रेंड 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं हमारे, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे। पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे? पहला A.B. ठक्कर, दूसरा नंदलाल बोस, तीसरा J.P. कृपलानी, चौथा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। तो फ्रेंड 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये जो था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा था। फ्रेंड भारत के संविधान को लिखते समय इन्होंने जो पेन का प्रयोग किया था उनका था नाम 303 और हिंदू दीप पेन नीव। ये दो पेनों का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला नागपुर में, दूसरा कानपुर में, तीसरा ऑप्शन दे रहा है मुंबई में और चौथे ऑप्शन में दे रहा है आपके कि बेलगांव में। तो फ्रेंड महात्मा गांधी की अध्यक्षता में जो एकमात्र अधिवेशन हुआ था वो आपके बेलगांव में हुआ था और ये जो बेलगांव जो है आपका ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और फ्रेंड कानपुर में आपका जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था और सरोजिनी नायडू जो थी ये भारत की प्रथम महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। पूछा जा रहा है कि सापेक्ष गति के परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है? पहला रोलिंग घर्षण, दूसरा गतिशील घर्षण, तीसरा सीमांत घर्षण और चौथा दे रहा है स्थैतिक घर्षण। तो फ्रेंड 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गतिशील घर्षण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। पहला अनुच्छेद 44, दूसरा अनुच्छेद 46, तीसरा अनुच्छेद 50, चौथा अनुच्छेद 48। तो फ्रेंड 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, अनुच्छेद 44 का जो संबंध है ये सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। फ्रेंड अनुच्छेद 50 की बात करें तो ये जो है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण का उल्लेख अनुच्छेद 50 में मिलता है। और फ्रेंड 48 की चर्चा करें अनुच्छेद, तो इसमें जो है आपका कृषि पशुपालन की आधुनिकता से संबंधित प्रावधान है। और फ्रेंड 46 की चर्चा करें अनुच्छेद, तो 46 में जो है आपका SC ST की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति को बढ़ावा देने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। पूछा जा रहा है कि बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? पहला बिलाई, दूसरे में दे रहा है सिक्कम, तीसरे में दे रहा है मज्जा, चौथे में दे रहा है आपका क्लैप। तो फ्रेंड 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सिक्कम कहते हैं। और इसका जो कार्य होता है पचे हुए भोजन और पानी को संग्रहित करने का कार्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। पूछा जा रहा है कि जहां वार्षिक वर्षा से अधिक होती है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। पहला 150 सेंटीमीटर, दूसरे ऑप्शन में दे रहा है 100 सेंटीमीटर, तीसरा में दे रहा है 300 सेंटीमीटर, चौथे में दे रहा है 200 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 200 सेंटीमीटर, चौथा नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? पहला MP मध्य प्रदेश में, दूसरे में दे रहा है पंजाब में, तीसरा त्रिपुरा में, चौथा कह रहा है तमिलनाडु में। तो फ्रेंड 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा MP में जो है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानियां हैं? दो राजधानी है, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। पहला सिक्किम की है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है जम्मू कश्मीर, तीसरा कह रहा है पश्चिम बंगाल, चौथा कह रहा है राजस्थान। तो फ्रेंड 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, एक आपकी ग्रीष्मकालीन और एक जो है आपकी शीतकालीन। तो फ्रेंड ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो श्रीनगर है, श्रीनगर। और ठंडी के समय शीतकालीन जो है आपकी जम्मू, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। पूछा जा रहा है कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन हैं? पहला एडवर्ड जेनर, दूसरे ऑप्शन दे रहा है एंटोनी वन लिवेनहोक, तीसरा रॉबर्ट कोच, चौथा लॉर्ड लिलेनियन। तो फ्रेंड 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन एडवर्ड जेनर। फ्रेंड एडवर्ड जेनर जो थे आपके, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, चेचक के टीके की खोज इन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। फ्रेंड आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। पूछा जा रहा है कि इंटरनेट कैफे, ATM बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण हैं? पहला तृतीयक क्षेत्र के, दूसरा बैंकिंग क्षेत्र के, तीसरे द्वितीयक क्षेत्र के, चौथा प्राथमिक क्षेत्र के। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन, ये तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण है। फ्रेंड अगर द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र में आपके विनिर्माण, निर्माण, ऊर्जा परिवहन आता है। और फ्रेंड
अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें कृषि आती है, खनन आता है, मछली पालन आता है। कृषि, खनन और मछली पालन। और तृतीय सेक्टर की बात करें आपको तो इसमें बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, खुदरा और वित्त, इससे संबंधित जितने भी हैं ये तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड आज की क्लास में हम लोग 50 प्रश्नों को कवर किए हैं। तो फ्रेंड आगामी क्लास में हम लोग और 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड अगर आप यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस के जितने भी अब तक एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उन सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम टॉपिक वाइज क्लास करा चुके हैं। तो फ्रेंड अगर उस क्लास को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो फ्रेंड अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।